हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बच्चा, अभी तक हमने जो देखा था, क्या देखा था कि कई सारे फोर्सेस के बारे में समझा था कि क्या किस प्रकार के फोर्सेस हो सकते हैं। और उनमें हमने फिर न्यूटन्स लॉ देखा था। न्यूटन्स लॉ में हमने एक्शन रिएक्शन पेयर देखा था। और साथ ही साथ हमने ये समझा था कि सिस्टम क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका था अभी तक का जो हमने फोर्स में समझा है। अब देखिए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फोर्स में और डेप्थ में जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो क्या है? नॉर्मल फोर्स। क्या है? नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, तो अब ये फोर्स होता क्या है ये समझते हैं। तो देखो, दिस इज़ माई फोन, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे पुश करता हूँ तो मेरी उंगली जो है यहाँ पर इसे ऐसे परपेंडिकुलरली पुश कर रही है। ठीक है, परपेंडिकुलरली पुश कर रही है। और अगर मैं इस ब्लॉक को समझता हूँ तो ये ब्लॉक जो है ज़मीन पर रखा हुआ है। ब्लॉक जो है ज़मीन पर रखा हुआ है। तो बताइए कि क्या ज़मीन ब्लॉक पर फोर्स लगा रही होगी या नहीं लगा रखी होगी? सर, बड़ी आसानी सी बात है कि अगर ब्लॉक ज़मीन पर रखा है तो डेफिनेटली ज़मीन ने ब्लॉक पर लगाया होगा, ब्लॉक नीचे ज़मीन को दबा रहा होगा। इस तरीके से कुछ फोर्स लगा ज़रूर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इसका मतलब समझते हैं कि नॉर्मल फोर्स क्या है। ये है कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एक्चुअली इस बात को समझिए कि क्या ज़मीन और ब्लॉक के बीच में किस प्रकार के फोर्सेस हो सकते हैं। तो एक बात सोचिए कि जैसे मैं, ये दोनों हाथ हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं, और मैं ऐसे स्लाइड करता हूँ तो मैं इसको ऐसे धक्का मार रहा हूँ, तो क्या नीचे वाला हाथ इसको रोक रहा है? सर, बिल्कुल रोक रहा है। तो क्या इस हाथ पर इस सरफेस के अलोंग में कोई रोकने वाला फोर्स लगा क्या? बिल्कुल लगा है सर। ठीक है, तो मैं क्या देखता हूं कि इन दोनों को कांटेक्ट पे अगर रखा जाए, इन दोनों को कांटेक्ट पर अगर रखा जाए तो मैं देखता हूं कि ऐसे अगर धक्का मारने की कोशिश करता हूं तो ऊपर वाले हाथ को कोई रोक रहा है और ऐसा फोर्स है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा। ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा फोर्स है जो कि सरफेस के अलोंग बना हो सकता है ना, जो कि इसको रोक रहा है। ठीक है, और दूसरा फोर्स, मैं अगर इसको ऐसे दबाऊं, इस तरह से ऐसे दबा रहा हूं तो ऊपर की तरफ इस पर एक फोर्स लगा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इस ब्लॉक को अगर समझें तो ब्लॉक पर ज़मीन की वजह से एक तो सरफेस के अलोंग फोर्स लग सकता है और एक सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग सकता है। ठीक है, तो मेरे पास दो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर फोर्सेस बने हैं। और ये फोर्स बने कब? जब यहाँ पर कांटेक्ट था तब, या जब कांटेक्ट नहीं था तब? सर, जब मैं अगर इसको टच करवाऊंगा तभी जाके ऊपर फोर्स लग सकता है। सर, जब मैं इसको टच करवाऊंगा तभी जाके इस तरफ में कोई फोर्स लग सकता है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो फोर्सेस हैं ये तभी पैदा हुए जब कांटेक्ट था या नहीं था? कांटेक्ट था। और कांटेक्ट होने पर लगने वाले फोर्सेस को क्या कहा जाता है? कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स। कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो फोर्स बना है वो दो अलग अलग दिशाओं में बना हुआ है। कौन सा? एक तो सरफेस से परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार से, जो कि ऐसे दबा रहा था, जैसे कि मेरा ये हाथ है तो इस हाथ पर ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा हुआ है। और एक फोर्स ऐसा हो सकता है जो कि सरफेस के अलोंग ही बना हुआ हो। जैसे कि आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर मेरे हाथ को स्लाइड होने से रोकने वाले फोर्स की हम बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स दो अलग अलग प्रकार से बना हुआ मुझे दिख रहा है। एक तो ये वाला जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, और एक ये वाला जो कि सरफेस के पैरेलल है। ये पैरेलल बना हुआ है, सरफेस के पैरेलल बना हुआ है। तो हमें कौन सा चाहिए? कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब भाग। किसका भाग? फोर्स का भाग। कि कांटेक्ट फोर्स का वो वाला भाग जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो। कांटेक्ट फोर्स का वो वाला भाग जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा लिया जाए? बिल्कुल सही कहा आपने, ये वाला फोर्स जो है इसे नॉर्मल फोर्स कहा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल फोर्स। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं जो कि नॉर्मल फोर्स के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? इट ऑलवेज एक्ट्स एट द कॉन्टैक्ट सरफेस और कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो बच्चा हमने ये बात करी थी कि ये कौन सा फोर्स है? ये है कॉन्टैक्ट फोर्स है। और कॉन्टैक्ट फोर्स होगा तो कहाँ लगेगा? जब कॉन्टैक्ट होगा वहीं पर लगेगा। यानी कि जिस सरफेस पर कांटेक्ट हो रहा है या जिस पॉइंट पर हम संपर्क कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, वहीं पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। ये तो हुई पहली बात। और देखिए अब सेकंड पॉइंट, ये क्या है? इट ऑलवेज पुशेस द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो ये दिस इज माय फोन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस हाथ को मैं देखता हूँ। अब यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर नॉर्मल फोर्सेस कैसे लगे होंगे। तो मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ ने इस फोन को पुश किया है, तो फोन पर नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये रही सरफेस, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। और मेरे हाथ पर इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? ये रही सरफेस, इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से लगेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास नॉर्मल फोर्स लगेगा। अच्छा अब देखिए ये जो फोर्स लगा है, इस फोन को कहाँ लगा रहा है? इधर लगा रहा है। यानी कि मेरा हाथ इस फोन पर ऐसे धक्का मार रहा है या फोन को खींच रहा है? बताइए जरा। सर कैसी बात कर रहे हो? फोन को धक्का मार रहा है। अगर मैं ऐसे हाथ लगा के फोन को खींच पाऊं तो जादू नहीं हो जाएगा? फोन को हम हाथ लगा के ऐसे धक्का मार सकते हैं। इस तरीके से मैं सिर्फ धक्का मार सकता हूँ, ऐसे नहीं खींच सकता। ऐसे कोई जादू नहीं है मेरे पास। तो एक्चुअली नॉर्मल का यहाँ पर हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि मेरे हाथ की वजह से यहाँ पर अगर नॉर्मल लगेगा तो वो पुश करता हुआ होगा, बॉडी को पुश करता हुआ होगा, ठीक है। और मेरे हाथ पर जो नॉर्मल लगेगा वो मेरे हाथ को उल्टा पुश करता हुआ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल ऑलवेज पुश करता है बॉडी को, ऑलवेज पुश करता है बॉडी को। अच्छा ये हमारे दोनों पॉइंट हो गए, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अगला पॉइंट, एक्ट अलोंग कॉमन नॉर्मल। इसका मतलब क्या है कि देखिए अगेन मैंने ये देख लिया, बताइए इस पर नॉर्मल कहाँ लगा था? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस तरीके से। तो मैं क्या बोलता हूं कि मेरे हाथ और इस फोन की कॉमन नॉर्मल मतलब नॉर्मल होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर बताओ कौन हुआ? ये हुआ। अच्छा बताओ मेरे हाथ के परपेंडिकुलर कौन हुआ? ये हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फोर्सेस लगे हैं इस लाइन के अलोंग लगे हैं, और ये लाइन कौन सी है? ये है कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल मतलब दोनों सरफेस के लिए जो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर का काम करे उसे कॉमन नॉर्मल कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बन चुका है कि जो फोर्स लगता है वो कॉमन नॉर्मल वाली लाइन के अलोंग लगता है। अब अगला पॉइंट, इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम बनाते हुए सोचना पड़ेगा। तो दिस इज द ब्लॉक एंड दिस इज द सरफेस। ब्लॉक है, सरफेस है, ब्लॉक है और सरफेस है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि ये दोनों अभी जैसे ये ऊपर था ना, कांटेक्ट में थे, ये जो है
जैसे हमने ये वाला डायग्राम बनाया हुआ था ना, ये कांटेक्ट में है, बट हुआ क्या कि हमें जो है थोड़ा सा गैप करके बनाना पड़ रहा है ताकि हम डायग्राम क्लियरली बना लें। ये ब्लॉक हवा में नहीं है, इस बात को प्लीज़ समझिएगा। ये जो ब्लॉक है और ये ज़मीन जो है वो कांटेक्ट में है। मैंने अलग अलग इसलिए बनाया है ताकि हम डायग्राम क्लियरली समझ पाएँ। ये थोड़ा गैप जो है हम कुछ यहाँ पर लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब समझिए, देखिए क्या होगा। ये ब्लॉक है, बना है किससे? एटम से। कोई भी चीज़ जो है वो एटम से बनी हुई होगी। तो बच्चा मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट्स होंगे यहाँ पर खूब सारे एटम्स होंगे, ठीक है सर, एटम्स बन गए। अच्छा सर, तो सर ज़मीन पर भी तो एटम्स होंगे। तो बिल्कुल सही कहा बच्चा आपने कि यहाँ पर भी एटम्स बनने वाले हैं। तो यहाँ पर भी एटम है और यहाँ पर भी एटम है। अच्छा बताइए, एटम बनता किससे? एटम बनता है प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से, यानी कि बेसिकली चार्जेस से। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एटम होगा उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन का ऐसा फैला हुआ होगा, ये सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे घूम रहे होंगे। इसी तरीके से ज़मीन पर जो एटम्स हैं उसके भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बताइए, जब मैंने इस तरह से ब्लॉक को ज़मीन के साथ चिपका दिया, रख दिया, तो इस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स और ज़मीन के इलेक्ट्रॉन्स में बताइए अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? ये होगा रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होगा तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की अगर बात की जाए तो ऐसा एक रिपल्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। रिपल्शन मतलब क्या है? ऑपोज, इस तरह से इस पे धक्का लगने लगा है, हर एक एटम पर ऊपर की तरफ धक्का लगने लगा है। और अगर नीचे वाले एटम की बात की जाए तो कहाँ फोर्स बताया रिपल्शन का? रिपल्शन का फोर्स नीचे, हर एक एटम पर, एक एक एटम पकड़ लो और सब पर इस तरह से रिपल्शन का फोर्स नीचे लगता हुआ पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी आ रही है सर। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो रिपल्शन फोर्स है उसी को इफ़ेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स के नाम से जानते हैं। और बताइए ये फोर्स बना किसकी वजह से है? ये फोर्स बना हुआ है इंटरैक्शन की वजह से। किसके इंटरैक्शन की वजह से? सरफेस के इलेक्ट्रॉन और बॉडी के इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्शन की वजह से। यानी कि ये चार्जेस के बीच का रिपल्शन है। और अगर चार्जेस के बीच का रिपल्शन है तो बताइए ये फोर्स किस नेचर का हुआ? क्या ये ग्रेविटेशन हुआ? नहीं हुआ। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ? बिल्कुल हुआ सर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो किसकी वजह से बनता है? चार्जेस की वजह से बनता है। यानी कि ये वाला जो फोर्स होगा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं एक बॉडी पर देखता हूं तो ऐसे हर एक पॉइंट पर ऊपर की तरफ ऐसा फोर्स लगा हुआ है और यही फोर्स जो है हम नॉर्मल फोर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि हालांकि नॉर्मल फोर्स हर एक पॉइंट पर लगा हुआ है, नॉर्मल फोर्स हर एक पॉइंट पर लगा हुआ है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ टाइम सेविंग, अपने पास टाइम कम होता है ना, अपन पेपर में क्या हर एक पॉइंट पर ऐसे फोर्स बना पाएंगे? क्या नहीं बना पाएंगे। तो हम इफेक्टिवली क्या बोल देंगे कि यहाँ पर एक सेंटर पर लगता हुआ मैंने नॉर्मल इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया और इसका रिएक्शन पेयर इस प्रकार से बना दिया। बेसिकली ये जो चीज़ है उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यार इतने सारे एरो ड्रॉ करना हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम बच नहीं पाएगा। तो हमारा काम तो बस सिंपली ड्रॉ करना है, तो हम इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हाँ, ये मैंने क्या करा, एक मान लीजिए बॉल को मैंने ज़मीन पर रख दिया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स को ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो नॉर्मल फोर्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है कि जो ये अपनी सरफेस बनी है, कौन सी बनी है? कॉन्टैक्ट पॉइंट बना है या कॉन्टैक्ट सरफेस बनी है, इसका कॉमन नॉर्मल चाहिए। कॉमन नॉर्मल मतलब कि अगर बताइए अब यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो कैसे होगा? वो इस प्रकार से सरफेस के परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाए तो वो इस प्रकार से बनता हुआ दिखेगा।
अच्छा, तो सर अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल फोर्स को ड्रॉ करना चाहता हूँ तो अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, ये देखिए, ये मैंने स्फेरिकल बॉडी को ऊपर बनाया और ये सरफेस को थोड़ा सा मैंने अलग करके बना दिया। सर अलग क्यों किया? अरे अलग करेंगे तो डायग्राम एकदम चकाचक क्लियर बनेगा ना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसलिए हमने अलग अलग कर दिया। हवा में नहीं गया कोई भी चीज़, जो चीज़ यहाँ थी वहीं के वहीं है, बस डायग्राम बनाने के पर्पस के लिए हमने यहाँ पर इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया है। अच्छा, अब बताइए कि यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो क्या होगा? नॉर्मल ड्रॉ करें तो सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा और इसका रिएक्शन फोर्स नॉर्मल कुछ इस प्रकार से होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ ऊपर लिखी है, देखिए क्या है, ये रहा, नॉर्मल फोर्स ऑन स्फेरिकल और सर्कुलर बॉडी ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर स्फेरिकल बॉडी पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये सेंटर से पास करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट इज फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये क्या चीज़ है? देखो, फ्री मतलब फ्री कर देना उसको, जीवन आज़ाद कर दो उसको, किसको? बॉडी को। तो आज़ाद करते हुए, उनको फ्री करते हुए बॉडी बनाइए और उसका डायग्राम बना दीजिए। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। ये एक ब्लॉक रखा है जिसका मास क्या है? m है। अब हम क्या चाहते हैं? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? फ्री कर देंगे किसको? बॉडी को। तो ये मैंने, ये रहा हमारा ब्लॉक और ये जो सरफेस है थोड़ा सा गैप लेते हुए बना दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉक हवा में उड़ गया, ना बाबा ना। इसका मतलब ये है कि हम डायग्राम बनाने के पर्पस के लिए दोनों को थोड़ा सा अलग करके बनाएंगे ताकि फोर्सेस या जो कुछ भी चीज़ें हम यहाँ ड्रॉ कर गए एकदम क्लियरली बने, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अच्छा, तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम में हमें बनाना क्या होता है? फ्री वो कर दिया बॉडी को, फिर उसके बाद में हम ड्रॉ करेंगे फोर्सेस। तो बताइए, क्या ज़मीन और ब्लॉक के ऊपर कोई नॉर्मल फोर्स होगा? जी सर होगा। बताइए किस डायरेक्शन में होगा इस नॉर्मल पर, इस ब्लॉक पर? सर ज़मीन ब्लॉक को ऐसे ऊपर पुश कर रही होगी, तो यहाँ पर नॉर्मल कुछ ऐसा पाया जाएगा। तो सर बताइए इसका रिएक्शन फोर्स भी तो होगा ना, तो वो कहाँ लगेगा? ज़मीन पर लगेगा, तो वो कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सर अब एक और चीज़ है, यहाँ पर इसका मास भी तो दिया है ना, तो क्या इसका हम ग्रेविटेशन फोर्स लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। तो मैं अगर ग्रेविटेशन फोर्स लूँगा तो कहाँ लिया? ज्योमेट्रिकल सेंटर ढूंढा और ज़मीन की तरफ mg मैंने ऐसे बना दिया, ज़मीन की तरफ mg मैंने इस प्रकार से बना दिया है। अब एक कंसेप्चुअल सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। और इसका जवाब जो है आप मुझे मैसेज करके दीजिएगा 9058916663, दिस इज़ माई नंबर। और इसका जवाब आप मुझे मैसेज पर करके दीजिएगा, मुझे फ़ोन करके दीजिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आपसे एनर्जी जब मेरे पास पहुंचेगी तभी जाके तो मेरी एनर्जी भी बढ़ेगी ना बच्चा, ठीक है। तो आप ज़रूर इस पर मुझे मैसेज करके बताइए कि सर ये जो mg है इसका रिएक्शन फोर्स बताइए कहाँ पर है, ये आप बताइएगा, ठीक है। और इसको फाइनली जो डिस्कस करूँगा वो अगली क्लास में मैं आपको बता दूँगा कि कैसे इसका रिएक्शन फोर्स बना हुआ है, ठीक है। तो अगला काम आपका है, ठीक है। mg का रिएक्शन फोर्स कहाँ पर है, कौन है, ये मुझे बताएंगे। आप मुझे मैसेज करेंगे, चाहे कॉल करें और चाहे तो जो क्या करें, बस मुझे बता दीजिए, ठीक है। अब अगला सवाल आपके सामने है। ये दो ब्लॉक आपको दे रखा है, इसका मास है m1, इसका मास है m2 और ये ज़मीन पर रखे हुए हैं। अब पूछा क्या है? आपसे पूछा गया है बताइए कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो अभी वीडियो को पॉज करें बच्चा लोग और अभी के अभी यू ट्राई टू अटेम्प्ट कि कैसे ये बनने वाला है, ओके, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं अब सॉल्यूशन ड्रॉ करता हूँ। तो पहला काम हमारा क्या है? पहला काम है यहाँ पर सभी सरफेसेस को अलग अलग कर दें। तो ये m1 को मैंने बना दिया, फिर ये रहा हमारा
M2 को मैंने अलग करके बना दिया, दिस इज M2, दिस इज M1, और सरफेस को मैंने अलग करके बना दिया। ठीक है, चलो सही है। अब देखिए, अब हम करेंगे नॉर्मल फोर्सेस ड्रॉ। तो देखिए सरफेस क्या M1 और M2 ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट था? बिल्कुल था। तो क्या नॉर्मल फोर्स होगा? बिल्कुल होगा। किस डायरेक्शन में होगा? कॉमन, जो सरफेस बनी है उसके लिए कॉमन परपेंडिकुलर के अलोंग होगा। तो मैं देखता हूं कि इस वाले के लिए यहां पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इस पर अगर रिएक्शन फोर्स देखा जाए तो ये इस प्रकार से बनेगा। सर ये ऊपर ही क्यों बनाया, नीचे क्यों नहीं बनाया? तो ऑलवेज रिमेंबर, नॉर्मल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को पुश करता है, ऐसे पुल नहीं कर सकता। ये देख सकते हैं दोनों आपस में पुल नहीं करेंगे, हमेशा दोनों आपस में पुश करते हुए होंगे। तो यदि मैंने इसे देखा तो मैंने मान लिया ये नॉर्मल है और ये N1 दिखा दिया मैंने, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड भी N1 ही पाया जाएगा। अच्छा ठीक है सर, बताइए कि क्या इस ज़मीन में और इस M2 वाले ब्लॉक में क्या कोई कांटेक्ट था? बिल्कुल कांटेक्ट था। तो क्या कोई नॉर्मल फोर्स बनेगा? बिल्कुल फोर्स बनेगा। और वो किस प्रकार से पाया जाएगा? आप देख सकते हैं सरफेस ब्लॉक को पुश करेगी, यानी कि इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर पाया जाएगा और इसका रिएक्शन नीचे पाया जाएगा। तो मैं इसे मान लेता हूँ कुछ N2, तो इसका रिएक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा? N2। अच्छा सर और क्या बचा हुआ है बताइए। सर यहाँ पर इसका मास M1 है ना, तो क्या इसका M1G बनेगा? तो हम इसका सेंटर ढूंढेंगे और एक इस प्रकार से M1G का फोर्स लग जाएगा। इसी प्रकार से मैं अगर यहाँ देखूँ तो अर्थ की तरफ, ज़मीन की तरफ इस पर फोर्स लगेगा और वो क्या होगा? M2G का फोर्स इस प्रकार से पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, अब अगला सवाल ये देखिए। अब अगला सवाल आपके सामने है, क्या है? यहाँ पर एक M2 है, यहाँ पर एक M1 है, दोनों ब्लॉक इस तरह से कांटेक्ट में रखे हुए हैं और साथ ही साथ ज़मीन पर भी रखे हुए हैं। तो क्या ड्रॉ करना है? फ्री बॉडी डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर M2 मास था ना, यहाँ पर M1 मास था। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इनको सेपरेट करके ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ ताकि अपना डायग्राम क्लियर बने। तो ये तो रही ज़मीन, ठीक है। और फिर हमारे पास एक ब्लॉक जो है वो कुछ इस प्रकार से था। और दूसरा ब्लॉक थोड़ा सा मैं इस प्रकार से सेपरेट करते हुए ड्रॉ कर देता हूँ। बहुत ही बढ़िया सर, ठीक है। हमारा फ्री बॉडी डायग्राम था ना, फ्री FBD मतलब F मतलब फ्री, B मतलब बॉडी, D मतलब डायग्राम। तो हम क्या कर देंगे, सभी को अलग अलग करके ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर नॉर्मल किस प्रकार से हैं और क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए इस M2 में और क्या ज़मीन में कांटेक्ट है क्या? बिल्कुल है सर। तो क्या यहाँ पर नॉर्मल लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। बताइए इस ब्लॉक में यानी कि बड़े के ब्लॉक में और छुटके ब्लॉक में क्या संपर्क है, क्या कांटेक्ट है? बिल्कुल है सर। तो क्या इनके बीच में नॉर्मल लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। इसी प्रकार से M1 यानी कि छुटका ब्लॉक और ज़मीन के बीच में क्या कोई नॉर्मल है? बिल्कुल है सर। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पर भी कांटेक्ट था। तो कितने अलग अलग प्रकार के नॉर्मल पाए गए? 3 अलग अलग प्रकार के नॉर्मल पाए गए। तो हम क्या मान लेंगे? एक को N1 मान लेंगे, एक को N2 मान लेंगे, एक को N3 मान लेंगे। तो सभी को N क्यों नहीं मांगेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा यानी कि छुटका ब्लॉक और ज़मीन पर लगने वाला नॉर्मल, बड़का ब्लॉक और ज़मीन पर लगने वाला नॉर्मल दोनों अलग अलग प्रकार के होंगे, अलग अलग वैल्यू होंगी इनकी। इसलिए हमें उसे अलग अलग सेपरेट वैल्यू माननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये छुटका ब्लॉक है, छुटके ब्लॉक पर ज़मीन
ऊपर की तरफ लगाएगी नॉर्मल N1, तो इसका रिएक्शन फोर्स ज़मीन पर लगेगा N1। इसी प्रकार से बड़का ब्लॉक है, बड़के ब्लॉक पर ज़मीन से ऊपर की तरफ फोर्स लगा N2, तो इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? ज़मीन पर नीचे की तरफ N2। अच्छा बताइए, इन दोनों में भी कांटेक्ट था ना, यानी कि इन पर भी कोई अपना नॉर्मल बनेगा, तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर पुश करता हुआ नॉर्मल मैंने N3 ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर मैंने इस प्रकार से रिएक्शन पेयर इसका N3 ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब और कौन बचा है सर? सर mg बचा हुआ है। तो mg के लिए हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल सेंटर ढूंढा, और ज़मीन की तरफ यहाँ पर इसका मास था m2, इसलिए m2g का फोर्स, और इसमें भी हमने ज्योमेट्रिकल सेंटर ढूंढा और ज़मीन की तरफ m1g का फोर्स इस प्रकार से लगा दिया। ठीक है बच्चा लोग, तो इस प्रकार से हम नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फर्दर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और साथ ही साथ और फर्दर फोर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।